टिश्यू साल्ट्स जिस्म के अहम अज्जा हैं। टिश्यू नमकियात अहम सेल फूड्स हैं। ये साल्ट्स हमल, नौज़ायदगी, बचपन, हर उम्र में लिए जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्लिप हो रहे हैं उस तरफ जहाँ पे हमारा साल्ट शुरू होगा। ये टिश्यू साल्ट जो हैं वो हमारे जिस्म के अहम जुज़ हैं। यकीनन सुशलर ने जब इसकी शुरुआत की थी तो ऐश ऑफ द बॉडी, जिस्म की जो राख है उसके अंदर पाए जाने वाले इन 12 साल्ट को एक्सप्लोर किया था, जो जिनके नाम अभी हम सामने लाएंगे। इन 12 साल्ट को एक्सप्लोर किया था। इसका मतलब ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। और ये साल्ट हमल, नौज़ायदगी और बचपन हर उम्र में लिए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जिस्म का हिस्सा है इसलिए इसको हर हाल में लिया जा सकता है। यहाँ पे एक बात और वाज़ेह कर दूं कि टिश्यू साल्ट के हवाले से सीधी सीधी सी बात यह है कि ये हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है और इसकी टॉक्सिसिटी किसी और हवाले से भी नहीं है। हेपेटोटॉक्सिक जब मैं बात करता हूं तो क्या हो कहलाता है, क्या मतलब होगा? जिगर की किसी किस्म की समियत पैदा नहीं करता है, जिगर को लिए नुकसानदेह नहीं है। नेफ्रोटॉक्सिक किडनी के लिए नुकसानदेह नहीं है। जब ये दोनों चीजों के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्यों नहीं है नुकसानदेह? इसकी कोई लॉजिक नजर आती? तो एक हाथ रेस कर ले ताकि बात समझ में आए। क्योंकि जब हम ये सॉल्ट ले रहे हैं तो वो इतनी पोटेंटाइज हुए हुए होते हैं, तो इस वजह से वो जो लिवर है या जो हमारी किडनी है उसको इफेक्ट नहीं करती, टॉक्सिक नहीं बनाती। ये बात इन्होंने कही डॉक्टर साहब ने, इसकी तौसीक की तरदीद कोई करे कि जो साल्ट हम लेते हैं वो इतने पोटेंटाइज होते हैं। सर एक लिमिट क्वांटिटी में लेते हैं हम इसको, जैसे आपने अभी इससे पहले भी बताया था कि हम बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर हम इसको लेते हैं तब भी हम हमारी बॉडी की कमी जो है वो पूरी नहीं होती। लेकिन और ऑलरेडी हमारे पास जो ये सॉल्ट्स होते हैं वो पोटेंटाइज फॉर्म के अंदर ही होते हैं और ये लिमिट क्वांटिटी में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट हार्म। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। लफ्ज पोटेंटाइज आप दोनों ने इस्तेमाल कर दिया। हमारे जहन में जो है वो बेचैनी पैदा हो गई कि ये पोटेंटाइजेशन क्या होती है। तीन चीजों को सामने रखिएगा। हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशन की, पोटेंटाइजेशन की और तीसरी बात मिनिमम क्वांटिटी की, माइक्रो क्वांटिटी की। इन तीनों को आप डिफाइन कीजिए। जी दीजिए। सर पोटेंटाइज वही चीज होती है कि जैसे हमने एक कोई भी मतलब केमिकल सॉल्ट लिया, हमने उसकी एक क्वांटिटी ली और उसको ट्राइचुरेट करके उसको डाइल्यूट कर दिया इतना कि वो हमारी बॉडी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये तीनों चीजें। इनकी बात की कोई तौसीक? सर डाइल्यूशन वो होता है जो कि नॉन मेडिसिनल पार्ट होता है जिसमें हम किसी भी मेडिसिन को ऐड करके उसे। डाइल्यूशन से मुराद अल्कोहल नहीं है जी अल्कोहल। यहाँ डाइल्यूशन से मुराद तहलील शुदा, जी तहलील होने वाली बात। जी। और पोटेंटाइजेशन का मतलब सर किसी भी मेडिसिन को या किसी भी ऐसी चीज को जिसको हमने मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना है उसकी ताकत को इतना ज्यादा कलील कर दिया जाए कि वो क्रूड हालत जो भी होती है, फॉर एग्जाम्पल ताकत को या मिकदार को? सर मिकदार को, तो मिकदार मिकदार। को हम फिर कम करेंगे तो पोटेंटाइजेशन उसकी क्या रही? ताकत ज्यादा हो जाएगी। पोटेंटाइजेशन क्या रही? अगर फर्ज कीजिए कि किसी बंदूक के अंदर एक गोली जो है इस्तेमाल होती है, उसमें 2 ग्राम बारूद इस्तेमाल होता है और उसकी अगर मैं पोटेंटाइजेशन करके और 30 की पोटेंसी के अंदर बारूद डाल दूं, क्या वो काम करेगी?
इनकी बात की कोई तौसीक करेगा? मैं डायल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ डायल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। इन्होंने कहा ये पोटेंटाइजेशन का मतलब है कि उसकी ताकत का बढ़ जाना, और डायल्यूशन का मतलब है कि उसको कलील से कलील तर कर देना, डायल्यूट कर देना। तो कलील से कलील तर करने की बात हो रही है या उसको तकवीयत देने की बात हो रही है? सर आपका क्वेश्चन पोटेंटाइजेशन का था ना, कि पोटेंटाइज अगर आप कर देते हैं तो उसका मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम किसी चीज़ को पोटेंटाइज करते हैं तो उसकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दी थी कि बंदूक वाली, तो अगर आप उसको वो इंक्रीज करेंगे, जिसमें आपने वो कहा था कि बारूद का हरा डालेंगे, तो उससे उसकी पावर डायनेमिक हो जाएगी, वो काम भी करेगी और उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। जब किसी चीज की पावर इंक्रीज होती है तो उसको पोटेंटाइज करते हैं तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। देखिए मुश्किल हो जाएगी। घर में आप पहुंचे और आपको घर वाले जो है वो पोटेंटाइज की हुई रोटी खिला दें तो आपका पेट नहीं भरेगा। सर मैं समझता हूँ कि जो गन की गोलियां हुई होती है तभी वो बड़ी कली वो मैंने कर देती है, धमाका कर देती है। समझाने के लिए कहा था मैंने, उसकी मैकेनिक्स के ऊपर नहीं बात करनी है मैंने। तो जैसे हमारे होम्योपैथिक में भी यही है कि दवा की कलील मिकदार को हम जितना ज्यादा कलील करते चले जाएंगे एक मखसूस साइंटिफिक तरीके के मुताबिक, तो ही वो जाके अमल करेगी। अगर बगैर किसी तरीके के अगर हम करेंगे फिर नहीं होगा। शुक्रिया डॉक्टर। बात यहाँ पे आई कि पोटेंटाइजेशन की बजाय डाइल्यूशन की बात करें, कि जितनी डाइल्यूट होती चली जाएगी, और डाइल्यूट होने में शिशलर के थेरेपी में जो है वो बात आ गई थी 3x में, 6x में, 12x में और 200x में। यही पोटेंशियम मुरब्बिज है और ये डाइल्यूटेड है। किस चीज को डाइल्यूट किया हमने? मिनरल्स को, साल्ट्स को डाइल्यूट किया। क्यों डाइल्यूट किया? ताकि वो सेल के मेटाबॉलिज्म को मुतहरिक कर सके। मेटाबॉलिज्म का काम क्या है? रीजनरेट करना, रिप्रोड्यूस करना और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन फराहम करना, और एक चौथा और था वो याद दिलाने। तो एक बोले सऊद, maintain their structure. मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ये एक आम सी बात है जो हमारे डिस्कशन में आ भी चुकी है कि टिश्यू साल्ट गैर सिमी और आदी ना करने वाले होते हैं। गैर सिमी, नॉन टॉक्सिक, ठीक, जहरीले नहीं होते या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, जरर रसा नहीं होते और आदी ना करने वाले होते हैं। यानी इसके इस्तेमाल से किसी किस्म की कोई आदत डेवलप नहीं होती या डिपेंडेंस डेवलप नहीं होती। डिपेंडेंस किस चीज से डेवलप होती है? आमतौर पे कुछ केमिकल्स ऐसे होते होंगे ना जिनसे डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। कोई आम सी कोई चीज बता दें, आम सी चीज जिस पर डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, घर की अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज से लेकर। यूज ऑफ टोबैको, यस, निकोटीन, ठीक, ये एक आम सी चीज है, लेकिन इससे भी ज्यादा आम चाय है, कैफीन, ठीक है। तो ये आम सी चीजें जो कि डिपेंडेंस डेवलप करती हैं। इसके मुकाबिल ये मिनरल साल्ट्स हैं वो ये सब कुछ नहीं करते। ये साल्ट्स मुकम्मल तौर पे महफूज हैं और किसी भी ज़िम्नी असरात पैदा नहीं करते। ज़िम्नी असरात से मुराद साइड इफेक्ट, बल्कि ज़िम्नी असरात तो ये नहीं कहेंगे, सप्लीमेंटेड इफेक्ट कहलाएंगे। साइड इफेक्ट तो पहलू ही असरात को कहते हैं। इसमें शीरख्वार और हामला खवातीन इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। इन साल्ट्स को दवाओं के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप मरीज को कोई ट्रीटमेंट जारी है तो उसके साथ साथ
इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टिश्यू नमकियात आमतौर पर लैक्टोज पर मबनी गोली की शक्ल में दस्तयाब होते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे फिर उभर गया कि लैक्टोज का जहाँ बात आती है वहाँ पे कुछ लोगों पर ये भी तो गिरा गुजरता होगा कि मुझे तो लैक्टोज से इन्होंने कुछ कहा है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ऐसी सूरत में हम होम्योपैथी ये बायोकेमिक की दवाओं के हवाले से क्या कहेंगे? अगर फर्ज कीजिए कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है और मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि ये साल्ट जो है वो दिन में 4 बार 2-2 टैबलेट 3-3 टैबलेट खा लेना, तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? लैक्टोज इंटॉलरेंट तो तब होगा ना जब उसकी प्योर फॉर्म दी जाएगी। ये तो रीडिफाइंड फॉर्म होगी इसकी, जो होम्योपैथिक के अंदर जो यूज हो रही है वो तो रीडिफाइंड फॉर्म है ना लैक्टोज की। डिफाइन मतलब उसको प्योर फॉर्म में नहीं है ना वो लैक्टोज हमारे पास जो टैबलेट्स के अंदर व्हीकल है वो तो प्योर फॉर्म नहीं है, मगर उसको हम मिल्क के साथ यूज वगैरह। इन्होंने जो बात कही है उस बात को थोड़ी और वजाहत कोई कर दें। इन्होंने कहा कि हम जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस उस वक्त होगी जब हम प्योर फॉर्म में लेंगे, जबकि हम यहाँ पर जो है वो मिल्क के साथ ले रहे हैं। इस बात को डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए, इस बात को थोड़ी सी वाज़ेह करने की जरूरत है, तो कोई आप में से इस बात को वाज़ेह कर दे। तो डाइल्यूट करके लेंगे इस वजह से, और जाहिर सी बात है इसमें फास्फोरस है तो वो ओके तशरीफ रखिए। बात ये कि सॉरी आप बता दीजिए, आप बता। सर जो उन्होंने कहा मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनके कहने का मतलब ये था कि हम उसकी फॉर्म को डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बायोकेमिक्स की, तो सर वहाँ पे हम लैक्टोज को एज अ व्हीकल ले रहे हैं, तो हम उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी ना वो डाइल्यूट होगा। मेडिसिन हाँ हम उसको डाइल्यूशन फॉर्म के अंदर देंगे। ठीक, व्हीकल जो है वो डाइल्यूट नहीं हो रहा, बल्कि जो उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर लैक्टोज तो है, लेकिन लैक्टोज की जो डोज इस्तेमाल कर रहे हैं हम, या जो मिकदार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतनी कम है कि वो इंटॉलरेंस के लेवल पे नहीं पहुंच रही। यानी किसी भी फर्द में लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए कम से कम उसकी फिजियोलॉजिकल डोज पहुंचनी चाहिए। उसकी फिजियोलॉजिकल डोज ही यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। चाहे जाए कि फार्माकोलॉजिकल डोज की तरफ जाएं या पैथोलॉजिकल डोज की तरफ जाएं, तो ये डोज जो है वो इतना कम है कि उससे किसी किस्म की लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं पाई जाती। अब अगर हम आखिरी उस पर आ जाएं कि दीगर दवाओं के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दवाएं जो है लैक्टोज की हसासियत की सूरत में, एक और सूरत भी होती है कि वो स्प्रे की सूरत में भी दस्तयाब होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये दस्तयाब नहीं। अब आ जाइए जनाब, ये 12 साल्ट्स हैं जो शुशलर की जिंदगी का निचोड़ है। उन्होंने जिन साल्ट्स के ऊपर काम किया और अपनी एक नई थेरेपी को एस्टेब्लिश किया, लफ्ज थेरेपी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन दोनों में कोई फर्क है? बायोकेमिक के हवाले से मैं जब भी बात कर रहा हूं तो थेरेपी कह रहा हूं। होम्योपैथी के बारे में जब बात करूंगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहूंगा। इनकी तफरीक किस तरह से करूं? सर जो मैं समझती हूँ फिर वही वाली बात हमारी आ जाती है लॉ ऑफ सिमिलर पे। होम्योपैथी में हम सिमिलैरिटी पे जा रहे हैं और इसमें हम उसकी डेफिशिएंसी पे जा रहे हैं। तो थेरेपी में हम डेफिशिएंसी को हम उस सही कर रहे हैं, और जो होम्योपैथिक की तरफ हम जा रहे हैं मेडिसिन सिस्टम में, तो वहाँ पे लॉ आ गया है सिमिलर का, जो मैं जब समझ सकी हम हूँ। बायोकेमिक साल्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर हम बुनियादी तौर पर सिस्टम को
रीट्रैक करने की बात कर रहे हैं कि उसको रीट्रैक कर रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी कहाँ डीरेल हुआ है सिस्टम, तो उसको वापस से ट्रैक पे लाना है। लेकिन ऐसी बीमारियों के हवाले से जो कि शदीद नौयत की होंगी, वहाँ पर मुमकिन है कि बायोकेमिक साल्ट जो है वो इतने कारामद ना हो। उस सूरत में हमें दूसरे सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये बात कही गई कि इसको दीगर दवाओं के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये सेल के मेटाबॉलिज्म को जो है यकीनी तौर पर बेहतर करेंगी, लेकिन इसका जो लेवल है वो थेरेपी की सतह पर है। इसका लेवल पूरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर मुहित नहीं है। तो इस वजह से ये है। अब इसमें आप देखें तो ये 12 साल्ट हैं जो कैलकेरिया फ्लोर से शुरू हो रहे हैं और सिलीशिया पर ख़त्म हो जाते हैं। कैलकेरिया फ्लोर का वर्कशॉप हम कर चुके हैं और उसमें हमारे पार्टिसिपेंट जो थे वो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंट्रल कॉलेज का गर्ल्स सेक्शन था, और अब आप बायरन कॉलेज के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो कैलकेरिया फॉस साल्ट है। और अब हम जो बात करेंगे वो कैलकेरिया फॉस ही के हवाले से होगी। कैल्शियम फास्फोरिकम साल्ट नंबर 2। मेरा ख्याल इसके जो है केमिकल फार्मूले से फिलहाल कोई हमारा नहीं है ताल्लुक, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉस्फेट ऑफ लाइम भी कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा आप मेरी मदद कीजिए कि क्या कैल्शियम फास्फोरिकम नामियाती मरकब है या गैर नामियाती मरकब है? सर ऑर्गेनिक है। ओके, कोई इनकी बात को गलत सही? सर इसमें कार्बन है तो ये इनऑर्गेनिक होगा ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंक्लूडेड होता है। इसमें कार्बन है। सॉरी कैल्शियम है, हाँ सॉरी ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक होगा। कोई और? सर ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्योंकि इसको क्यों टेक inorganic? करना पड़ता है। क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि सर ये हमारा जिस्म खुद नहीं बनाते हैं कैल्शियम। यानी वो हर वो चीज जो कि हमारा जिस्म नहीं बनाएगा वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। देख लें, सोचें। यस सर। इन्होंने नई बात एक और कह दी है, उसको जरा आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, उसे तस्दीक करें या फिर उसको तौसीक कर दें। काफी हद तक सही है। कैल्शियम जो है वो हम एक्सटर्नल सोर्स के जरिए लेते हैं, हमारी बॉडी खुद डेवलप नहीं करती। नहीं, मैं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। मैं कह ऑर्गेनिक रहा हूँ कैल्शियम फास्फोरिकम नामियाती मरकब है या गैर नामियाती मरकब है? गैर नामियाती, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक के लिए हमने कहा था कि ये चूंकि मिनरल है तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है हमारे जिस्म के अंदर, इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं। पेशादी डॉक्टर साहब बैठिए। इसमें कौन से अनासिर पाए जाते हैं? इस कैल्शियम फॉस्फेट में अनासिर कौन से पाए जाते हैं? हाथ रेज कर लें। कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन। ठीक। अगर हम जनरली इसको देखें तो इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट पाए जाते हैं। फॉस्फेट ऐसे बताते खुद एक बॉन्ड है और वो उसके साथ रेडिकल के तौर पर या एनाइन के तौर पे अटैच है। सॉरी, एनाइन कैटाइन के तौर पे अटैच है। इसमें अनासिर कैल्शियम अगर देखा जाए तो इनफैक्ट फास्फोरस
लेकिन फॉस्फेट के तौर पर पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले अनासिर को इनकी जुदागाना हैसियत में इलाज के लिए पेश किया जाता है। एनीवन? इसमें पाए जाने वाले जो अनासिर हैं उनको क्या जुदागाना हैसियत में इस्तेमाल किया जाता है? कुछ लोगों क्या इस तरह से हाँ में भी जवाब है, तो सऊद जरा ले लें, इनसे फीडबैक ले लें। इसमें पाए जाने वाले अनासिर को इनकी जुदागाना हैसियत में इलाज के लिए पेश किया जाता है। सर सम टाइम कैल्शियम भी अलग यूज किया जाता है फॉस्फेट। ओके, कोई इनकी बात को आगे बढ़ाए। सर स्टार्टिंग में भी आपने ये बात बताई थी कि जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो ये लोग इनको हम अलग अलग नहीं कंसीडर करते, ये एक कंपाउंड है जो कि हम यूज करते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट एक ही चीज होगी, इसको अलग अलग हम नहीं कंसीडर करते। ठीक, दो किस्म के जो है फीडबैक हमारे पास आया। एक इनफरादी तौर पर उसके अंदर पाए जाने वाले अनासिर है, उसके हवाले से बात हुई, और एक कहा कि ये एज ए होल अपनी एंटाइटी वाहिद रखता है, तो कैल्शियम फॉस के तौर पर या कैल्शियम फॉस्फेट के तौर पर यूज होगा। इसके जो इंडिकेशन है वो इस हवाले से नहीं होंगे कि कैल्शियम की क्या इंडिकेशन है, तहकीक के हवाले से कोई बात हो सकती है, लेकिन जब अप्लीकेबिलिटी की बात आएगी तो अप्लीकेबिलिटी में कैल्शियम फास्फोरिकम ही कंसीडर किया जाएगा, वो अपनी अलग अलग जुदागाना हैसियत में इंडिकेटेड नहीं होगा। अमीज़ा और मरकब, ये मरकब है या अमीज़ा है? कंपाउंड और मरकब में कोई फर्क है जी? सर अमीज़ा लिक्विड फॉर्म के अंदर जो चीजें होती हैं उनको कहते हैं ना, तो ये तब दूसरा वर्ड आपने क्या बोला था उर्दू में? मुरक्कब। हाँ, मुरक्कब का मतलब होता है कोई भी दो सब्सटेंस आपस में जब मिल जाते हैं, तो ये मुरक्कब होगा कंपाउंड। शुक्रिया, लेकिन इन्होंने बात सही नहीं की है, कोई तस्हीह करेगा? मैं आगे बढ़ने वाला था लेकिन रुक गया यहाँ पे। मुरक्कब जो होते हैं वो मतलब दो चीजों का मिलाप होता है, और वो जो होता है वो सिंगल होता है। ये फर्क है। बैठिए, मजीद उलझन जी जी आप बताइए। मिक्सचर जो होता है ना वो सेपरेटेबल होता है, जबकि कंपाउंड सेपरेटेबल नहीं होता है, ये मेन डिफरेंस होता है। इनकी बात कोई कहना है आपने या कुछ और भी था? बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मिक्सचर जो है वो इजीली सेपरेबल होता है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो इजीली सेपरेटेबल नहीं होते। मैं इजीली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई चीज़ हो सकती है लेकिन उमूमी तौर पे नहीं हो पाती, उसमें लॉस होता है, कंपाउंड का खुद लॉस हो जाता है, कोई एक आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर मुझे साउंड विस्परिंग ख़त्म हो जाए तो सहूलत होगी। कैल्शियम एक मिनरल है जो बहुत सी ग़िज़ाओं में पाया जाता है, जिस्म को मजबूत हड्डियों को बरकरार रखने और बहुत से अहम काम अंजाम देने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तकरीबन तमाम कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है, जहां उनकी साफ और सख्ती को सहारा देता है। फिर जिस्म को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है ताकि पट्टों को हरकत दी जा सके। देखिए यहाँ पे बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो हड्डियों का, दांतों का जिक्र किया, पट्टों के हरकत की भी बात कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को सामने रखिए। आसाब को दिमाग और जिस्म के हर हिस्से के दरमियान में पैगामात पहुँचाने के लिए जिस्म के अलावा कैल्शियम का इस्तेमाल खून की नालियों को पूरे जिस्म में खून की हरकत में मदद के लिए और हार्मोन्स और एंजाइम्स के अखराज में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसानी जिस्म के तकरीबन हर काम को मुतासिर करता है। इससे अगली स्लाइड और सामने रख लेते हैं। कैल्शियम जिस्म में सबसे ज़्यादा मिकदारी मिनरल है
इसके अलावा कुछ अद्वियात में भी मौजूद होता है, जैसे दाफे तेजाबियत और गजाई सप्लीमेंट का हिस्सा होता है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों की साख का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। कैल्शियम हमारे जिस्म में यकीनन बोन्स में स्टोर होता है, दांतों में स्टोर होता है और हार्ड स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है। हार्ड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? हड्डियां, दांत, पूरा स्केलेटल आ गया है, और वो स्केलेटल का हिस्सा ही है। और ये स्टोर होता है किस हालत में? हाइड्रोक्सी एपेटाइट की हालत में। लेकिन ये प्लाज्मा में भी मौजूद होता है। प्लाज्मा में इसकी मिकदार इंतहाई कम होती है। अगर नॉर्मल उसमें देखें तो कितना होता है प्लाज्मा में? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब उसमें अगर हम देखें तो 45% जो है वो फ्री आयनाइज्ड किस्म का कैल्शियम पाया जाता है हमारे प्लाज्मा में, जबकि 45% बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स की सूरत में पाया जाता है, और 10% कॉम्प्लेक्स विद द एनाइन, जैसे सिट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट। यहाँ पर फॉस्फेट भी पाया जाता है, जो प्लाज्मा के अंदर हमारे गर्दिश कर रहा होता है, वो फॉस्फेट में भी होता है। जिस्म में तकरीबन तमाम कैल्शियम जिस्म में सबसे ज्यादा मिकदारी मिनरल है, ये हम देख चुके हैं। दौरान खून के निज़ाम में कैल्शियम की कलील आयनाइज्ड मिकदार एक्स्ट्रा सेलुलर सियाल और मुख्तलिफ टिश्यूज, खून की नालियों को सिकुड़ने और फैलाव, पट्ठों की फालियत, खून का जमना, आसाब की ट्रांसमिशन और हार्मोनल रतूबत की फालियत में अहम हैसियत रखते हैं। अब कैल्शियम फॉस्फेट के हवाले से बात हो रही है, तो अब हम थोड़ा सा हड्डियों से हटकर बाकी मामलात की तरफ आ जाते हैं। हमारे जिस्म में मसल्स का एक पूरा निज़ाम है, और हमारा जितने भी काम होते हैं, चाहे वो पेन उठाना हो या कोई अलमारी उठानी हो, हमारे पट्ठों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वही पार्ट प्ले करती है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये किस तरह से अमल में आती है? कोई बताएगा? इसकी कोई खास सर, ये हमारे बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उससे अट्रैक्शन पैदा होती है इनमें, तो वो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उसमें ये नुकसान देंगे, ये मुश्किल हो हमारे जाता है। स्केलेटल मसल्स के जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के बारे में आप सोचें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बेटे, हमारे स्केलेटल मसल के जो बारीक यूनिट्स हैं, वहाँ पर बाकायदा एक ख़ास निज़ाम मौजूद होता है। जी नहीं, लिगामेंट्स की तो बात आप छोड़ दें। अब जब लिगामेंट आपने लफ्ज़ नाम ले लिया तो उसके बताएं कि लिगामेंट होते क्या हैं। इन मसल्स में जो कोलेजन वगैरह होते हैं, शायद कोलेजन वगैरह जो मसल्स में पाए जाते हैं, उनकी शायद डिक्रीज हो जाए या उनकी एक्सक्रीशन हो जाए। ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? ये जो सुकड़ाव और फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे जी। हैं। ठीक है। आप जो बात कर रही थी लिगामेंट्स की, वो किस सिलसिले में थी? कॉन्ट्रैक्शन के उसमें बोल रही थी कि जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसमें लिगामेंट्स का भी काम होता है कि वो मसल्स को जो है वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करते हैं
जिसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि कैल्शियम का इसमें जो है वो क्या रोल आ रहा है कि हमारे जिस्म में जब कैल्शियम है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन के अंदर उसका क्या पार्ट है। लिगामेंट्स किसे कहेंगे? कोई और बताते हैं, अगर ये नहीं बता दें लिगामेंट्स किसे कहेंगे? सर लिगामेंट्स या वो कॉन्ट्रैक्शन? नहीं, लिगामेंट्स के बारे में बताते हैं। सर लिगामेंट्स तो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट। ठीक है, लिगामेंट्स और टेंडन में क्या फर्क होता है? वो भी जॉइंट्स में ही होता है। सर वो हमारे जो मसल्स होते हैं उनके जिस तरह से कैसे एक्सप्लेन करूं? क्लियर करें बात को। कोई और है जो इनकी बात को क्लियर कर दे? अब बीच में एक बात आ गई है तो वो भी आप तक पहुंच जाए कि जी। टेंडन सर मसल्स का बोन के साथ अटैचमेंट, शायद यही मीन्स। और लिगामेंट? लिगामेंट का सर मसल टू मसल सर जो आगे मजीद थोड़ा ये करीब तक पहुंच गए हैं, लेकिन बोन टू बोन टेंडन्स होते हैं और बोन और मसल्स के दरमियान जो एक राब्ता है वो लिगामेंट्स के जरिए होता है। ये एक सादा सी जो है वो मिसाल दी जा सकती है या सादा सी बयान दिया जा सकता है। हम जिस पे मौजू पे बात कर रहे थे वो था कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में इसकी जो यूनिट्स हैं, जो स्केलेटल मसल की यूनिट्स हैं, उनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वहाँ पर हमें ऐसी कुछ शेप्स नजर आएंगी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे जहाँ पर कैल्शियम का फ्लो उसे करीब लाता है और मजमूई तौर पर उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होती है। यानी इसके बारीक बारीक यूनिट्स के अंदर जो चीज़ पार्ट प्ले करती है वही नतीजा डेवलप होता है हमारे जिस्म में। यानी बार बार अगर किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उतना ही कैल्शियम स्केप आउट होता रहेगा और कैल्शियम की डेफिशिएंसी इन सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो सकती है। जब कभी भी हम ज्यादा काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में हम थकने लगते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, हमारे जिस्म को हम देखते हैं तो अकड़े में महसूस होते हैं। तो उस सूरत में क्या हुआ होगा? वहां पे यही बात हुई है कि जो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है वहां पर कैल्शियम का उस चैनल से बाहर आ जाना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता है और कैल्शियम पार्ट प्ले करता है पट्ठों के लिए। जब हमने बात की थी पट्ठों के लिए तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात सामने समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम आसाब के मूवमेंट को देखें कि आसाब किस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, वहां पर भी कैल्शियम का अमल दखल नजर आएगा। क्योंकि हम इसको ज्यादा जो है वो डेप्थ में नहीं जाना चाहते, तो आगे हमने जो है इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है उसके हवाले से बात करनी है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको स्किप करते हुए बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने बात की कि दौरान खून कैल्शियम की कलील आयनाइज मिकदार, एक्स्ट्रा सेलुलर सियाल और मुख्तलिफ टिश्यूज, खून की नालियों के सिकुड़ने और फैलाव, पट्टों की फालियत, खून का जमना, आसाब की ट्रांसमिशन और हार्मोनल रतूबत की फालियत में, यहाँ पे एक लफ्ज़ हार्मोनल रतूबत की फालियत, यहाँ पे क्या रिलेशनशिप नजर आती है किसी भी हार्मोन के हवाले से? अगर फर्ज करें जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस सूरत में कौन कौन से हार्मोन स्टिमुलाई होंगे, कौन कौन से हार्मोन जो है वो अपनी नोयत को या अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे? उनमें सबसे पहला जो है वो पीटीएच। जी तो कुछ आवाज आ रही? पीटीएच पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक,
पैराथायराइड हार्मोन जो है वो अगर एक्सेसिव हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा, हमारी हड्डियों से कैल्शियम, देखें जिस्म में कैल्शियम की मिकदार उतनी ही रहेगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी कि ठोस चीजों से निकलकर वो प्लाज्मा में आ जाएगा और अल्टीमेटली हमारी हड्डियां जो हैं वो इतनी नाजुक हो जाएंगी कि उनके टूटने का, उनमें जो है वो नक्स आने का या बिखरने का खतरा रहता है। इसलिए पीटीएच अगर बढ़ा हुआ हो तो उस सूरत में इसी तरह डील करना होगा कि उसमें साथ साथ ऐसी अद्वियात भी इस्तेमाल कराई जाएं जो कि कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट करने पर जो है वो इंडिकेटेड हो। कैल्शियम के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में तो हमने बात कर ली थी। इसमें कि कैल्शियम जो है वो खाने की अशिया और ग़िज़ाई सप्लीमेंट से ग़िज़ाई आंतों के म्यूकोजा में बिलवास्ता डिफ्यूज होता है। जिस्म में तकरीबन तमाम 98% जो है वो कैल्शियम हड्डियों में होता है और जिस्म हड्डियों को कैल्शियम होमोस्टेसिस बरकरार रखने के लिए कैल्शियम के ज़खायर के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये होमोस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस इतना बता दूं कि इसका होम्योपैथी से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बताएगा? सिस्टम को कहते हैं। किसको? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस, किसको चेक एंड बैलेंस करना? जो भी हमारे बॉडी में कैल्शियम या जो भी चीज होती है उनको चेक किया जाता है और बैलेंस, मतलब हर चीज को लेवल पे लेकर आते हैं तो उसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। इनकी बात की कोई तौसीक करेगा? कोई नहीं। होम्योस्टेसिस असल में इक्विलिब्रियम को कायम रखने के नाम है। हमारे जिस्म में जो केमिस्ट्री है और जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स की जब बात करूंगा तो ब्लड फ्लो की बात आ जाएगी, हमारे मसल्स की बात आ जाएगी, और जो केमिस्ट्री की बात होगी वो उसके अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट की बात हो जाएगी। इसको एक ख़ास लेवल पे रखने का काम होम्योस्टेसिस है। इसकी जो आम सी मिसाल पेश की जा सकती है वो ये होती है कि हम लेटे हुए हैं तब भी खून का जो दबाव है वो एक जैसा ही रह रहा है, जब हम खड़े हो जाते हैं तब भी कम और बेश वही रहता है। फौरी तौर पर जो है हमारा जिस्म उसको लेवल में ले आता है, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसी तरह हम सेलुलर लेवल पे भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री, इन सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल एक्शन, इसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देंगे। और ये कैल्शियम के हवाले से ये बात कही जा सकती है कि कैल्शियम में ये पार्ट प्ले करता है। हमने इस सिलसिले में जो बात की वो दो बातें हुई
कि एक तो ये कि कैल्शियम का जो इस्तेमाल है या कैल्शियम का जो फेल है, फंक्शन है, उसमें पार्ट प्ले कर रहा है किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और दूसरा जो है होम्योस्टेसिस के अंदर, खुलियात के अंदर भी काम कर रहा है। यानी खुलियात के इक्विलिब्रियम को कायम रखने के लिए लाजमी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत है होम्योस्टेसिस की, और उसमें कैल्शियम भी अपना पार्ट प्ले करता है। नॉट नेसेसरी कि आप सारी चीज़ों को कैल्शियम से ही जो है एसोसिएट कर लें, लेकिन कैल्शियम का एक बड़ा रोल है। नशोनुमा के दौरान हड्डियों की रीमॉडलिंग ज़रर के अज़ाले और सीरम कैल्शियम की सतह को बरकरार रखने के लिए दीगर मिनरल्स फराहम करने में मुआविन होती है। क्या? कैल्शियम जो है वो नशोनुमा के दौरान हड्डियों की रीमॉडलिंग कैसे होती है? रीमॉडलिंग नशोनुमा यानी ग्रोइंग फेज के अंदर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हड्डियाँ ऑसिफाई हो रही होती हैं, मुख्तलिफ हड्डियाँ डेवलप हो रही होती हैं, उनकी जो कुछ भी कैफियत होती है। इसी तरह जब हम उम्र में बड़े हो रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हड्डियों का साइज और हमारी हड्डियों की साख और उनकी जो मॉडल है वो चेंज हो रहा होता है, उनका जिसामत जो है वो चेंज हो रही होती है। ये तो कभी नहीं हुआ कि जनाब किसी बच्चे को जितनी हड्डियां हैं वो वहीं पे रुकी हुई रह जाए और बाकी जिस्म जो है वो बूढ़ा होता चला जाए। ये जो रीमॉडलिंग होती है इसके अंदर पार्ट प्ले करता है कैल्शियम। और ज़रर के अज़ाले, कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है हमारे जिस्म में तो वहां पर भी ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और सीरम कैल्शियम को की सतह को बरकरार रखने और दीगर मिनरल्स फराहम करने के लिए मुआविन होती है। ये हम कैल्शियम फॉस्फेट की बात कर रहे थे। कैल्शियम डेफिशिएंसी की जब हम बात करेंगे तो इसकी कमी क्या कुछ कर सकती है? कैल्शियम की कमी हड्डियों की मजबूती को कम कर सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस का बायस बनती है, जिसकी खुसूसियत नाजुक हड्डियों और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी का सबब भी बन सकता है। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में हड्डियों के दीगर अमराज दायमी कैल्शियम की कमी से हड्डियों के नकाइस और हड्डियों के आर्जे की ज़्यादा आमतौर पर विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। क्लियर हुई बात या इसमें कोई सवाल उभरता है? बच्चों में रिकेट्स बड़ों में नहीं होता। कोई मेरी मदद करे? ठीक, डेवलपमेंट का टाइम होता है, उसमें हड्डियों का इस तरह से डेवलप होना कि वो टेढ़े नजर हो जाएं, तो उसको रिकेट्स कहा गया है और वो बच्चों में ही होता है। और बड़ों में जो है हड्डियों के दीगर अमराज भी हो सकते हैं। दायमी कैल्शियम की कमी से हड्डियों के नकाइस और हड्डियों के आर्जे ज़्यादातर विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे अगली बात अगर हम कहना चाहें तो कैल्शियम एक मिनरल है जो कुदरती तौर पर ग़िज़ा में पाया जाता है। कैल्शियम जिस्म के बहुत से अफ़आल के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हड्डियों की तश्कील और नशोनुमा। कैल्शियम दीगर मादनियात जैसे फास्फेट से मुंसलिक होकर उन्हें जिस्म से निकालने में मदद देता है। कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम की कमी को रोकने और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट हमारे सामने आए कैल्शियम फॉस्फेट के, एक तो कैल्शियम की कमी को रोकने के लिए और दूसरा कमी के इलाज के लिए और इलाज के लिए यानी अमराज अगर हैं तो उनके इलाज के लिए भी कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक हड्डियों की तश्कील
नशोनुमा और जिन मादनियात के साथ मिलकर ये काम करता है, उसमें हमारे पास फॉस्फेट अहम किरदार अदा करता है। अब अगर हम अगले मरहले पे आए और इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है जो इसके साथ शामिल हो रहा है वो फास्फोरस है। देखें, एक बात को क्लियर कर लीजिएगा कि दिस इज फॉर योर लर्निंग इशू, दिस इज फॉर योर लर्निंग। इसमें इसको फास्फोरस जो होम्योपैथिक की दवा है उससे ताबीर नहीं कीजिएगा। ये चूंकि कैल्शियम फॉस्फेट का हिस्सा है तो उसको समझने के लिए हम या उसके बारे में फिक्र करने के लिए हम ये मवाद फराहम कर रहे हैं। और फास्फोरस की बात आ जाती है तो फास्फोरस एक ज़रूरी मिनरल है, कुदरती तौर पे बहुत सी ग़िज़ाओं में मौजूद होता है और ग़िज़ाई सप्लीमेंट के तौर पर पाया जाता है। फास्फोरस हड्डियों, दांतों, डीएनए और आरएनए का जुज़्व है। इसका मतलब है जहाँ कहीं पे भी कैल्शियम फॉस्फेट होगा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फास्फोरस की वजह से भी हो रही हैं। फास्फोरस फॉस्फेट की सूरत में कैल्शियम के साथ मिक्सअप होकर जहाँ कहीं काम कर रहा है वहाँ फास्फोरस का पार्ट है, अदरवाइज कोई पार्ट नहीं। या कम से कम हमारी बायोकेमिस्ट्री के हवाले से या बायोकेमिक दवाओं के हवाले से उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फास्फोरस का एक और काम भी है, वो है जीन ट्रांसक्रिप्शन और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम को मुताबिक रखने और एक्स्ट्रा सेलुलर सियाल में नॉर्मल पीएच को बहाली और इंट्रा सेलुलर एनर्जी को स्टोरेज में कलीदी किरदार अदा करता है। ये फास्फोरस की अपनी खुसूसियत है कि फास्फोरस जीन ट्रांसक्रिप्शन में जीन को इंटरप्रेट करना या उसके बारे में पता चलाना कि ये किस मकसद के लिए कहाँ इसका इम्पैक्ट जा सकता है। इसी तरह फास्फोरस के हवाले से मैं इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा कि ये थोड़ा सा उलझन पैदा करेगा आपको कैल्शियम फॉस्फेट के हवाले से कि फास्फोरस और कैल्शियम आपस में मुंसलिक रहते हुए ये पीटीएच हार्मोन्स और विटामिन डी के जरिए मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कैल्शियम फास्फोरस या कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो किरदार अदा करता है किसमें, पीटीएच हार्मोन और विटामिन डी। पीटीएच के बारे में हम बता चुके हैं, ये पैराथायराइड हार्मोन के हवाले से बात हो रही है। पैराथायराइड हार्मोन हमारे जिस्म में मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन के हवाले से एसोसिएटेड हार्मोन है और बहुत ही वाइटल किरदार अदा करता है। कम कैल्शियम के साथ ज्यादा फास्फोरस की मिकदार का इम्तजाज सीरम पीटीएच की सतह को बढ़ाता है और हार्मोन की बढ़ती हुई सतह हड्डियों के लिए मादनी कसाफत को कम करती है। कम कैल्शियम के साथ ज्यादा फास्फोरस की मिकदार, यानी जहाँ कहीं पे भी कैल्शियम होगा वहाँ फास्फोरस है, उसमें अगर ऊंच नीच आ रही है यानी फास्फोरस अगर कम है और कैल्शियम ज्यादा है तो उस सूरत में पीटीएच जो है की सतह को बढ़ा देता है। पीटीएच क्या है, पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन क्या पार्ट प्ले कर रहा है, मेजर पार्ट उसका क्या है, मेजर रोल क्या है उसका, कोई बताए? अभी हम चाय पिलाएंगे आप लोगों को। तो सब कितना टाइम है चाय में? ठीक, 15 मिनट के बाद आपको चाय मिलेगी, उस वक्त तक आप पलट रहिए। पीटीएच की बात हो रही थी, पीटीएच का मेन रोल क्या है? अगर फर्ज कीजिए कि मेरा पीटीएच नॉर्मल की सतह से बढ़ के आता है तो मैं क्या समझूं कि मेरे जिस्म में क्या हो रहा है? सर मेरे हिसाब से आपने जो पीटीएच का भी बताया एसोसिएटेड विद मिनरलाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन,
तो अभी आपने बोला कि अगर मेरी बॉडी में कुछ लेवल रेज आते हैं, कम आता है, तो मेरे ख्याल से अगर मिनरल्स की तादाद जो है वो मुतासिर होगी, पीटीएच का ये रोल है कि वो एसोसिएट है मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन से। सोचें कि हमने बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साल्ट्स, ये भी कमी का जो है वो इशारा है कि हमारे जिस्म में से हड्डियों से अगर कैल्शियम निकाल दिया जाए और हमारे जिस्म में ही मौजूद हो तो कैल्शियम का लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं होगा, यानी हमारी हड्डियों का हिस्सा नहीं होगा। अल्टीमेटली हड्डियां क्या होंगी? आवाज सर एक तो वीक और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सर हड्डियां जब बुरादा बन जाती है या फिर अपनी एनर्जी लूज करके गिरना और झड़ना शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं। कोई शख्स देखा जिसकी हड्डियां गिरना और झड़ना शुरू हुई? सर ओल्ड एज के अंदर ऐसा होता है, मतलब वैसे नहीं गिरती है लेकिन अपनी एनर्जी को लूज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग खड़े हुए मतलब ओल्ड एज में कोई सुबह उठा आदमी, उसकी हड्डियां बिस्तर के ऊपर कुछ गिरी हुई, नॉट लाइक दैट सर, मतलब इस तरह से नहीं, मतलब उस अपनी एनर्जी को वो इस हद तक लूज कर देती है कि वो बिल्कुल भी कोई काम करने से काफिल हो जाता है, बिल्कुल जैसे जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग बोन एक्शन करती है अपना, कोई भी वो काम वो नहीं कर पाता। हड्डियां अंदर से जो है ना वो गलने और सड़ने का अमल हो रहा होता है। सड़ना भी होता है इसमें, नहीं गलना भी होता है और खराब सड़ना हो भी रही होता है। होती है, डिफॉर्मेशन हो रही होती है। चलिए डॉक्टर साहब आप बताते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां जो है ना भुरभुरी होने लग जाती हैं, होल होने लग जाता है उसमें। ये ज्यादा अच्छी टर्मिनोलॉजी है कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। ये हड्डियां जो हैं वो अपनी साख के एतबार से इतनी कच्ची हो जाती हैं कि उनमें से कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं और उनकी वो मजबूती या उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ कायम नहीं रह पाती। तो उस सूरत में भी उसे ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दिया गया है। और ऑस्टियोपोरोसिस हमने जो बात की थी वो पीटीएच के हवाले से बात की थी, और पीटीएच की मिकदार जो है वो फास्फोरस और कैल्शियम हमारे जिस्म में मौजूद होता है, तो उस सूरत में पीटीएच के जो है वो सतह बढ़ जाती है। कम कैल्शियम और ज़्यादा फास्फोरस अगर मौजूद